नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं आसिफ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं 10 बजे की 10 बड़ी खबरों के साथ। कोचिंग सिटी में फिर चाकूबाजी, 55 लाख की शराब जब्त, सराफा व्यापारी से लूट, पानी को लेकर बहा खून, बदमाशों का उत्पात, चोरों का आतंक, जुआरियों पर शिकंजा, 111 किलो लड्डुओं का भोग। पुष्कर मेले का समापन आज, साल का अंतिम चंद्र ग्रहण। और 10 बजे की 5 बड़ी खबरों पर भी नजर डालेंगे। फिर हुई चाकूबाजी, सराफा व्यापारी से लूट, पानी को लेकर बहा खून, बदमाशों का उत्पात, 55 लाख की शराब जब्त। सबसे पहले बात जोधपुर की, जहां सूरसागर भोमिया जी की घाटी सूरज का बेरा स्थित कच्ची बस्ती में पानी भरने को लेकर हुए विवाद में एक दलित युवक की हत्या मामले में पुलिस ने 3 आरोपी युवकों को हिरासत में ले लिया। उनसे पूछताछ की जा रही है। मृतक दलित कृष्णाराम को मुआवजा देने की मांग को लेकर विरोध जताया और पोस्टमार्टम नहीं कराने पर अड़ गए। मांग है कि सरकारी नौकरी और 50 लाख रुपए का मुआवजा। लोगों का कहना है कि जब तक मांगे नहीं मानी जाएगी तब तक धरना जारी रहेगा। मोर्चरी के बाहर भारी भीड़ जमा है और पुलिस समझाइश की कोशिश कर रही है। तो जोधपुर में दलित युवक हत्या मामले में अपडेट है। पानी के विवाद को लेकर यह हत्या हुई थी। हालांकि पुलिस ने 3 आरोपियों को पकड़ लिया है, लेकिन युवक के परिजन अभी भी धरने पर बैठे हैं। हत्या हो जाती है और जोधपुर जो मुख्यमंत्री का शहर है, जिस तरह से पानी के माफिया डेवलप एक छोटे से मुद्दे को लेकर उनको मार दिया जाता है, वाकई में निंदनीय है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता चंद्रशेखर के साथ। चंद्रशेखर, क्या अपडेट इस पूरे मामले को लेकर, क्या समझाइश को लेकर बात बनी? देखिए आशिफ, जो ये घटना है सूरसागर क्षेत्र की भोमिया जी घाटी सूरज बेरा कच्ची बस्ती जो है, वहां पर चूंकि पानी के कनेक्शन नहीं है और पानी वितरण को लेकर वहां पे व्यवस्था की गई है कि एक पाइप है जिसके माध्यम से हर घर में पानी भरा जाता है। विवाद इसी पाइप को लेकर हुआ था कि जो मृतक है उसके घर पर जो उसका जो लगातार जो टर्न वाला सिस्टम था कि एक के बाद एक दिन की बारी होती, वो अपने घर पे पाइप ले जाते और ट्यूबवेल के माध्यम से पानी भरते थे। शकील जो है वो उसके मृतक के पास आया, उससे पानी का पाइप मांगा और 2 घंटे में लौटाने को कहा, लेकिन उसने लौटाया नहीं। तो वो शिकायत करने उसके घर पहुंचा और जब घर पहुंचा तो उसके साथ जाति सूचक गालियां दी गई उसको और उसके साथ अभद्र व्यवहार कर उसे भगा दिया गया। जब मृतक अपने घर पहुंचा तो वहां पर जो है 15-20 युवक आए और उन्होंने जो है अचानक उस पर हमला कर दिया। इस दौरान एक शकील नामक युवक ने उसके सर पर लोहे के डंडे से वार किया और वो वहीं ढेर हो गया। जब उसे अस्पताल ले जाया गया तो उसकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। अब जो है परिजन और जो भील समाज के लोग हैं वो मोर्चरी के बाहर मथुरा दास माता अस्पताल की मोर्चरी के बाहर धरने पर बैठे। उनकी मांग की 50 लाख का मुआवजा और सरकारी नौकरी दी जाए और इस मामले में जितने भी आरोपी है सभी को गिरफ्तार किया जाए। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपी जिसमें शकील, मोहम्मद, उमर नासिर पुत्र मोहम्मद रफीक और एक और अन्य आरोपी है, उसे गिरफ्तार कर लिया है और फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। और साथ ही जो प्रशासन है, जो प्रदर्शनकारी उनसे जो है समझाइश के प्रयास जारी है। आशा की जा रही है, प्रशासन ने ये आशा व्यक्त की है कि आज इस मामले को सुलझा लिया जाएगा। जी, जानकारी के लिए चंद्रशेखर आपका धन्यवाद। और कोटा में ये क्या हो रहा है, ये सवाल हम क्यों पूछ रहे हैं, इन तस्वीरों को देखेंगे तो आप भी समझ जाएंगे। पहले तस्वीरें देखिए, देख लीजिए कोटा में चाकूबाजी की लाइव तस्वीरें, दिल दहलाने वाली, दहशत फैलाने वाली। देखिए, कुछ बदमाश एक युवक पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर रहे हैं, बेखौफ होकर, बिना डरे। बताया जा रहा है कि हफ्ता वसूली और स्पैक बेचने को लेकर रंजिश चल रही थी। इसी बात को लेकर बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया और फरार हो गए। हालांकि चाकूबाजी की पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई। तस्वीरें कोटड़ी जमाल चौक इलाके की है। फिलहाल गुमानपुरा थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो चाकूबाजी के लिए कुख्यात कोटा, ऐसा एक भी दिन शायद गुजरता हो जब कोटा से चाकूबाजी की घटनाएं सामने नहीं आती।
ओम प्रकाश कोटा से हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। ओम प्रकाश, अगर मैं कहूं कि कोटा और चाकूबाजी एक दूसरे के पर्याय बन चुके हैं, शायद ही कोई ऐसा दिन गुजरता होगा जब कोटा के अंदर चाकूबाजी की वारदातें नहीं होती होंगी, लेकिन अब तो आलम यह है कि सारी की सारी वारदातें लगभग सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाती हैं, बावजूद इसके पुलिस हाथ पर हाथ धरकर बैठी है। जी, लगातार चाकूबाजी की वारदातें कोचिंग नगरी में हो रही है और पुलिस के तमाम प्रयास नाकाम साबित हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी चाकूबाजी की वारदातें होती है उसमें ज्यादातर वारदातें जो है सीसीटीवी में कैद हो जाती है और पुलिस के जो काम है वो आसान हो जाते हैं, क्योंकि अपराधियों को पकड़ने के लिए जो प्रयास किए जाते हैं वो प्रयास काफी हद तक ये कहा जा सकता कि आसान हो जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी कई बार लाइव वारदातों के बाद भी पुलिस हालांकि अपराधियों तक नहीं पहुंच पाती है। इस मामले में भी फिलहाल यही हुआ। हालांकि ये देर रात की घटना है, पुलिस मामले की जांच करने की बात कह रही है, तमाम आरोपियों के बारे में जल्द गिरफ्तारी करने की बात कह रही है, लेकिन लगातार इस तरह की दिल दहलाने वाली तस्वीरों के बाद निश्चित रूप से पुलिस के अपराध नियंत्रण के दाव पर कई बड़े सवाल खड़े होते हैं। और जो कोचिंग नगरी है, जहां से दूर दराज से, सुदूर अंचल से, देश और के अलग अलग कोनों से जहाँ कोचिंग छात्र आते हैं, उनके परिजनों तक ये बात पहुंचती है, देश दुनिया में जब ये बात पहुंचती है कि कोटा कोचिंग नगरी के नाम से जाना जाता है और लगातार इस तरह की वारदातें जब चाकूबाजी की होती है तो कहीं सवाल बड़े खड़े होते हैं, न केवल उनकी कोचिंग नगरी की सुरक्षा को लेकर बल्कि पर्यटन पर भी, कोचिंग के क्षेत्र में भी एक खासा असर जो कहा जा सकता है कि बुरा असर पड़ता है। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि ये दिल दहलाने वाली लाइव तस्वीरें सामने आई है, इसमें दो बड़े एंगल सामने आ रहे हैं। हालांकि हफ्ता वसूली के बारे में तो पुलिस पूरी तरह से पुष्टि नहीं कर रही है, लेकिन कहा जा रहा है कि अफीम अवैध मादक पदार्थ की तस्करी को लेकर, उसको बेचने को लेकर, खरीदने को लेकर इन दोनों पक्षों में विवाद था और इसी बात को लेकर जो है आरोपियों ने इनायत नाम के युवक पर दिल दहलाने वाली इस वारदात को अंजाम दिया। ताबड़तोड़ चाकू से हमला कर उसको गंभीर रूप से घायल कर दिया। फिलहाल इनायत का जो घायल युवक है उनका एमबीएस अस्पताल में इलाज जारी है, लेकिन लगातार हो रही इस वारदात के बाद कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं और इन सवालों का ओम प्रकाश, देश भर के हजारों बच्चे, हर स्टेट के बच्चे यहां पर पढ़ने के लिए आते हैं, चूंकि इसे कोचिंग नगरी के तौर पर जाना जाता है और सभी माँ बाप जो है बहुत दूर अपने बच्चों को यहाँ पर पढ़ने के लिए भेजते हैं, क्योंकि केवल राजस्थान की बात नहीं है, तमिलनाडु से लेकर महाराष्ट्र और बंगाल तक के बच्चे यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं। ऐसे में रोज हो रही चाकूबाजी की वारदातें उनके लिए भी चिंता का सबब है। और दूसरी बात, आमतौर पर वहां पर जो चाकूबाजी का क्राइम होता है, इसको लेकर अब तक पुलिस ने कोई ठोस कदम उठाया नहीं है। शायद यही वजह है कि एक एक दिन में दो चाकूबाजी की वारदातें सामने आ जाती हैं। देखिए, कोचिंग नगरी में जो परिजन आते हैं, करीब 1 से 1.5 लाख बच्चे आते हैं जो दूर दराज से, सुदूर अंचल से, देश के अलग अलग कोनों से आते हैं। निश्चित रूप से उन पर कई बुरा प्रभाव पड़ता है कि हम जिस शहर में जा रहे हैं, हम जिस शहर में एक सपना लेकर जा रहे हैं, उस शहर में इस तरह की गंभीर वारदातें होती हैं जहाँ चंद रुपयों के लिए मौत का सौदा होता है और चाकू से वारदात को अंजाम देते हैं, मर्डर तक कर देते हैं, जानलेवा हमला करते हैं, तो निश्चित रूप से बुरा असर तो पड़ता है। दूसरी बड़ी बात है, पुलिस तमाम दावे कर रही है उनको पकड़ने के लिए, लेकिन ये कहा जा सकता है कि तमाम प्रयास नाकाम साबित हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि जो चाकूबाजी की वारदात होती है उसके बाद पुलिस अपराधियों तक तो ज्यादातर मामलों में पहुंच जाती है, लेकिन चाकू कहां से आ रहे हैं, चाकू की वारदातें कम कैसे हो सकती है, उसके लिए तमाम जो नए प्लान करने की जो बात। ओम प्रकाश, ये सारी घटनाएं, जो वारदातें रोज सीसीटीवी के जरिए सामने आती हैं, ये वाकई जो है वो चिंताजनक है, लेकिन अब तक इस पर कोई ठोस कदम उठाया नहीं गया है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और अब बात जयपुर की, जहां बदमाश मस्त हैं और पुलिस पस्त। यकीन नहीं होता तो आप इन तस्वीरों को देखिए। ना इनको पुलिस का खौफ है, ना ही किसी और का। हाथों में सरिये डंडे लिए ये 10-15 बदमाश शहर के चित्रकूट थाना इलाके में पहुंचते हैं। रात के 11 बजे पुलिस की गश्त और सुरक्षा व्यवस्था को धत्ता बताकर विद्युत नगर में मेहरवाल मार्ग पर एक से आपको दिखाते हैं। सचिन तेंदुलकर यहां पर पहुंचे हैं और इसके अपनी पत्नी के साथ यहां से उनका सीधा रणथंभौर जाने का कार्यक्रम है और रणथंभौर में वो अपनी पत्नी का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए यहां पर पहुंचे हैं। सचिन तेंदुलकर इस समय
जयपुर में और उन्हें देखने के लिए एयरपोर्ट के ऊपर उनके प्रशंसकों की भीड़। सर कहाँ तक नहीं, अभी ये प्राइवेट विजिट है, यहाँ इंटरव्यू नहीं करेंगे। सचिन तेंदुलकर का कहना है कि ये प्राइवेट विजिट है, वो निजी दौरे पर आए हैं, इसलिए वो इसका इंटरव्यू यहाँ पर बात नहीं करेंगे। चूंकि उनकी पत्नी भी आई है साथ में, अंजलि तेंदुलकर, और यहाँ से सीधा वो निकलेंगे रणथंभौर के लिए। उनकी पत्नी का बर्थडे है और पत्नी का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए वो खुद ड्राइव कर रहे हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं, वो गाड़ी खुद ड्राइव कर रहे हैं और खुद ड्राइव करके वो रणथंभौर के लिए निकलेंगे। उनकी पत्नी उनके साथ में बैठी हुई इस समय। सचिन तेंदुलकर भारत रत्न जयपुर में निकल रहे हैं सचिन तेंदुलकर। कहा निजी यात्रा पर हूं, इंटरव्यू नहीं दे सकता। और एक बार फिर से लौटते हैं जयपुर में हुई बदमाशी को लेकर। ये बात है विद्युत नगर की। मेहरवाल मार्ग पर एक मकान के बाहर खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़ शुरू कर दी इन बदमाशों ने। बाइक पर दर्जनों बदमाश पहुंचे थे। इसके अलावा एक मकान और आसपास खड़ी गाड़ियों में भी तोड़फोड़ करते हुए नजर आए। कॉलोनी वासियों का कहना है कि जो बदमाश तोड़फोड़ करने आए थे, इनमें से कुछ कॉलोनी में ही पिछले लंबे समय से एक मकान को किराए पर लेकर कब्जा करके बैठे थे। 2 दिन पहले ही ये कब्जा खाली करवाया गया था। पुलिस भी पूरे मामले की जांच में जुटी है। बदमाशों का उत्पात। जयपुर में बदमाशों ने गाड़ियों में तोड़फोड़ की। चित्रकूट इलाके में देर रात बदमाशों का उत्पात। विद्युत नगर में सड़क पर खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई। आधे घंटे तक बदमाशों ने उत्पात मचाया, गाड़ी तोड़ी। मकान खाली कराने को लेकर विवाद हुआ था। बाइक पर 10 से 15 बदमाश आए थे। आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी है, लेकिन यहां बहुत महत्वपूर्ण सवाल, या फिर यूं कहा जाए सुलगते सवाल, प्रदेश की राजधानी में क्या हो रहा है? क्या कानून का इकबाल इस तरीके से खत्म हो चुका है? क्या अपराधियों में पुलिस का खौफ बिल्कुल नहीं रहा? पुलिस का खौफ खत्म? क्या बेलगाम हुए अपराधी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ऐसे आम लोगों का विश्वास जीत पाएगी जयपुर पुलिस? क्योंकि यह सवाल इसलिए भी गंभीर हो जाता है कि यह प्रदेश की राजधानी है। यहां मुख्यमंत्री से लेकर तमाम कैबिनेट मिनिस्टर्स से लेकर तमाम वीआईपीज जयपुर में रहते हैं। बावजूद इसके ये पॉश कॉलोनी है। ऐसा नहीं है कि किसी छोटी बस्ती के अंदर या कच्ची बस्ती के अंदर बदमाशी की गई है। ये पॉश कॉलोनी है और यहां पर भी तमाम तरीके के अफसरानों का घर है। बावजूद इसके इन बदमाशों की हरकत देखिए। ये उत्पात आधे घंटे तक चलता रहा। रात के 11 बजे का समय है और ये वो समय है जब पुलिस पूरे राजधानी के अंदर गश्त करती है, पेट्रोलिंग करती है, लेकिन इनको कोई खौफ नहीं है। ये जो गाड़ी एसयूवी खड़ी है, इसे आधे घंटे तक तोड़ा गया। चीख चिल्लाहट जारी रही। लोग बालकनी से वीडियो बनाते रहे। और इसी खबर पर विष्णु शर्मा जयपुर से हमारे साथ जुड़ गए। विष्णु, सवाल इसलिए गंभीर हो जाता है कि ये प्रदेश का कोई छोटा कस्बा या कोई छोटा जिला नहीं है। सबसे पहली बात तो ये प्रदेश की राजधानी है और वो भी पॉश कॉलोनी, जहां पर कई तरह के अफसर यहां पर रहते हैं। ये वो जगह है जहां आसपास जो है वो सिविल लाइन से लेकर मुख्यमंत्री से लेकर कैबिनेट मिनिस्टर से लेकर तमाम आईएएस और आईपीएस रहते हैं। बावजूद इसके इस पॉश कॉलोनी में ये बदमाश पहुंचते हैं। आधा घंटे तक यहां पर जो है तोड़फोड़ की जाती है और आराम से चले जाते हैं और पुलिस कह रही है कि हम तलाश कर रहे हैं। देखिए आसिफ, जयपुर शहर के लिए अभी घटना नई नहीं है। चूंकि राजधानी है जयपुर की, सबसे जो इकबाल जो पुलिस का होता है वो यहाँ पर माना जाता है। लेकिन अब जो है सारे इकबाल को धत्ता बताते हुए बदमाशों ने एक बार फिर से कल रात को 11 बजे जयपुर शहर की पाश कॉलोनी जो कि चित्रकूट इलाके में विद्युत नगर में कल देर रात मेहरवाल मार्ग पर करीब 11 बजे बाइक सवार करीब 10 से 15 बदमाश वहाँ पर आते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, जमकर तोड़फोड़ करते हैं। लोग जो हैं घरों में जो सो रहे होते हैं वो जागते हैं, डर के मारे वे दहशत फैल जाती है। लेकिन उसके बावजूद लगातार थाने में फ़ोन किया जाता है लेकिन नंबर नहीं मिलता वहाँ पर। आधे घंटे तक लगातार तोड़फोड़ के बाद बेखौफ बदमाश वहाँ से भागते हैं, लेकिन पुलिस वहाँ तक पहुँच नहीं पाती। जब पुलिस पहुँचती है तब तक बदमाश भाग चुके होते हैं। उसके बाद पुलिस का कहना होता है कि फुटेज जो सामने आया है, जो वीडियो सामने आया, उसके आधार पर हम बदमाशों की तलाश कर रहे हैं, लोगों से पूछताछ कर रहे हैं कि ये बदमाश कौन हो सकते हैं। और पूरे मामले में जो बताया जा रहा है वो ये कि इसी मेहरवाल कॉलोनी में
एक जो है एक मकान है जहां पर कुछ लोग जो है किराए से रह रहे थे और 2 दिन पहले ये बताया जा रहा है कि उस मकान पर कब्जा करने की नीयत से यहाँ पर रहा जा रहा था। 2 दिन पहले इस मकान को खाली करवाया गया, जिसके रंजिश में कल रात को 11 बजे वहां पर बदमाश वहां पर आते हैं, हाथों में सरिये डंडे लेकर वहां आते हैं, तोड़फोड़ जमकर करते हैं और वहां से बेखौफ होकर भाग जाते हैं। तो ऐसे में पुलिस का इकबाल जो है वो लोगों में टूटता हुआ नजर आ रहा है। लोगों को लगता है कि जो सुरक्षा करने के लिए हमारे लिए पुलिस खड़ी है, मौजूद है, वो पुलिस आके है कहाँ, मतलब पुलिस मौके पर पहुंच नहीं पाती समय के ऊपर, उसके अलावा टाइम रहते हुए पुलिस तक संपर्क भी नहीं हो पाता। तो ये बहुत बड़ा सवाल राजधानी जयपुर में नजर आ रहा है। जी विष्णु, आधा घंटे उत्पात मचाया गया है और ऐसे कई वीडियो जो है वो सामने आए जो लोगों ने अपनी बालकनी में खड़े होकर बनाए हैं। राजधानी के अंदर विष्णु आधा घंटा कम समय नहीं होता, 11 बजे का समय था, ऑलरेडी वहां पर गाड़ियां पेट्रोलिंग की गश्त के लिए राजधानी में निकलती हैं। मैक्सिमम 5 से 7 मिनट पुलिस का कॉल टाइम होना चाहिए था। फोन करने के बाद में आधा घंटे तक उत्पात मचाया, आसानी से निकल तो गए ही, लेकिन अब तक पुलिस के हाथ भी नहीं लगे। देखिए, रात को करीब 11 बजे की घटना के बाद में जब पुलिस से संपर्क किया गया तो संपर्क नहीं हो पाया। आखिरकार जब संपर्क हुआ तब पुलिस मौके पर पहुंचती, चित्रकूट थाना पुलिस मौके पर पहुंचती, एसीपी वैशाली नगर आलोक सैनी मौके पर पहुंचते हैं और लोगों से बातचीत के बाद में जब वीडियो सामने आते हैं उसके आधार पर यह तलाश की जा रही है कि बदमाश कौन है। फिलहाल पुलिस का अब तक सुबह तक ये कहना था कि जो बदमाश है वो पकड़े नहीं जा सके, लेकिन जल्दी उनको गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि जयपुर शहर में ये इस तरह की पहली घटना नहीं है। टोंक रोड पर सरे रहा एक युवक के अपहरण के अंदेश उसके ऊपर हमला किया जाता है। उसके अलावा जयपुर के मानसरोवर, शिप्रापत, श्यामनगर कई इलाकों में जमीन के विवाद को लेकर, आपसी रंजिशों को लेकर के ये हमले किए जाते रहे, इसकी वीडियो सामने आते रहे, लेकिन अब तक पुलिस जो है सबसे बड़ी बात है इन बदमाशों में कोई पुलिस का खौफ नजर नहीं आता। ये सबसे बड़ी बात है, जबकि ये राजधानी की पुलिस है, ये सबसे एक्टिव पुलिस है, सबसे संसदों में सबसे ज्यादा मजबूत पुलिस जयपुर की पुलिस है, लेकिन बदमाश जो है बेखौफ होकर इस तरह की वारदातें करते हैं। जयपुर पुलिस के लिए एक बड़ा चैलेंज साबित हो रहा है। जी विष्णु, जो रात को यह घटना हुई विद्युत नगर में, क्या जानकारी मिली इसके पीछे, क्यों ये बदमाश यहां पर पहुंचे थे और क्यों ये आतंक मचाया? विष्णु, मेरी आवाज मिल रही है आपको? विष्णु से फिर से कोशिश करेंगे बात करने की। ये तस्वीरें थी राजधानी जयपुर की, देर रात 11 बजे की, विद्युत कॉलोनी की। आप देख सकते हैं चित्रकूट इलाके में ये बदमाश पहुंचे थे। लगभग दर्जन भर के करीब बदमाश बताए जा रहे हैं। आधा घंटे तक इन्होंने तोड़फोड़ की, गाड़ियां तोड़ी, आसपास के लोगों ने इनके वीडियो बनाए, पुलिस को फोन किए। आप अंदाजा लगाइए। और वहां के स्थानीय निवासी आनंद मेहरवाल भी हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। आनंद जी, आप क्या उस समय वहीं मौजूद थे जब ये बदमाश वहां पर पहुंचे, गाड़ियां तोड़ी गई? जी, लगभग मैं 10:30 बजे अपने घर में घुसा हूँ। मैंने अपनी गाड़ियां वगैरह अंदर पार्क की है और लॉक लगाया है। लगभग 11:45 पर ये 25-30 बदमाश आए। हाथों में सबके रॉड, हॉकिया, लोहे की रॉड, चेने और ये सब मतलब से लैस थे। और इन्होंने आते ही जिस प्रकार से मतलब जो वहशीपना यहाँ दिखाया, उससे इतना आतंकित पूरा का पूरा कॉलोनी वासी आतंकित है कि मैं आपको उसके बारे में बता नहीं सकता। आप जी आनंद जी, इस प्रकार का जो घटना है वो जयपुर में उसको दर्शाती है कि पुलिस और प्रशासन का नाम मात्र का भी अपराधियों में कोई भय नहीं। आनंद जी, तस्वीरों में साफ तौर पर नजर आ रहा है आसपास के लोग भयभीत थे कि अचानक से आपने बताया लगभग 25 से 30 ये बदमाश यहां पर पहुंचे थे, गाड़ियां यहां पर तोड़ी गई। और आप बता रहे हैं कि 11:30 बजे का करीब तकरीबन ये समय था। ये गश्त का टाइम होता है आनंद जी, पुलिस पेट्रोलिंग का टाइम होता है। जाहिर सी बात है आनंद जी, जब इतने बदमाश वहां पहुंचे होंगे तो पुलिस को फोन किया गया होगा। क्या आप बता सकते हैं कि पुलिस पहुंची कितनी देर बाद में थी? लगभग 10 बार मैंने पुलिस कंट्रोल रूम को 100 नंबर पर फोन किए। 10 में से 8 बार बिजी आया। 9वीं बार में उनका आंसर ये था कि साहब ठीक है, अभी गाड़ी आ रही है। जब गाड़ी से पीसीआर वाले से बात हुई तो उसने कहा साहब गाड़ी पता है, टाइम लगेगा। जबकि आप देखिए कि जो मतलब है
गांधी पथ से मुश्किल से 1 मिनट की दूरी पुलिस के लिए यहाँ पर मेहरवाल मार्ग की है। गांधी पथ से 2 मिनट की दूरी होगी मुश्किल से, वहां तक आने में उनको 25 से 30 मिनट लगे। आनंद जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। आनंद मेहरवाल इस घटना के प्रत्यक्षदर्शी हैं, इस वारदात के प्रत्यक्षदर्शी हैं, जिन्होंने रात को इस वारदात को देखा। और ये आनंद जी ने खुद 8 से 10 बार कॉल किया और इन्होंने पुलिस ने क्या जवाब दिया ये आपने खुद सुना है। विष्णु हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं। विष्णु, आनंद सहरवाल वहां के स्थानीय निवासी हैं, हमने उनसे अभी बात की। उन्होंने कहा 11:30 बजे उन्होंने 10 कॉल किए पुलिस को, 8 बार लगा नहीं और 2 बार में ये कहा टाइम लगेगा पहुंचने के अंदर, गाड़ी वहां पर आ रही है। और जैसा कि आनंद जी ने बताया 1 मिनट की दूरी पर था, गाड़ी पहुंच सकती थी, 30 मिनट लग गए गाड़ी को पहुंचने में। यह व्यवस्था है प्रदेश की राजधानी की। अब अगर मैं छोटे शहरों की बात करूं और कस्बों की बात करूं तो वहां तो सुबह तक पुलिस नहीं पहुंच पाएगी या फिर पूरे 24 घंटे बाद नहीं पहुंच पाएगी। देखिए आसिफ, मैं यही सवाल में हम लोग लगातार उठा रहे हैं कि रेस्पॉन्स टाइम जब पुलिस का था वो काफ़ी बेहद खराब इस पूरे मामले में नजर आ रहा है। जबकि कॉलोनी निवासी खुद कह रहे हैं कि उन्होंने लगातार 100 नंबर पर डायल किया, पुलिस थाने को कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन लगातार नंबर पहले बिजी आता रहा। जब बिजी होने के बाद जब संपर्क किया तब बताया गया कि गाड़ी आ रही है। और जब गाड़ी आने से जब पीसीआर वैन से भी संपर्क किया गया तो उन्होंने कहा कि भी पहुंचने में वक्त लगेगा। तो ये जो सबसे बड़ा जो विश्वास है, आमतौर पर पुलिस का जो लोगों में विश्वास होता है वो ये कि जब पुलिस को सूचना दी जाएगी तो पुलिस त्वरित कार्रवाई करते हुए मौके पर पहुंचेगी। लेकिन आनंद मेहरवाल जैसे जो कारोबारी, जो वहाँ के विकास समिति के जो अध्यक्ष हैं, वो बता रहे हैं कि किस तरीके से संपर्क करने के बावजूद पुलिस का रेस्पॉन्स टाइम काफ़ी खराब रहा, पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। और जब पुलिस मौके पर पहुंची तब तक बदमाश वहाँ से भाग चुके थे। लेकिन सबसे बड़ी बात, मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि जयपुर शहर के कई थानों के जो नंबर है, जो फ़ोन नंबर है, जो संपर्क नंबर है, वो अक्सर जो है बंद पड़े रहते हैं। लोग बाग यदि कोशिश करना भी चाहें तो उनसे संपर्क नहीं हो पाता। उसकी वजह कुछ जगह बिल खराब होना बताता है, कई जगह टेक्निकल प्रॉब्लम्स बताती है। तो कमिश्नरेट के अधिकारियों को ये तय करना पड़ेगा कि कमिश्नरेट के सभी थानों के जो नंबर है, फ़ोन नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं, जो दीवारों पर जो बीट कांस्टेबल्स के नंबर लिखे गए हैं, उनको वापस से एक बार अपडेट किया जाए, उनको दुरुस्त किया जाए, ताकि किसी भी अपराध की सूरत में लोग पुलिस की तत्काल जो है मदद ले सकें। लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा। उसी की वजह से ऐसे बेखौफ अपराधी बदमाश जो है देर रात तक इस तरह की वारदातें करते हैं और वहाँ से भाग निकलते हैं। जी, जानकारी के लिए विष्णु आपका धन्यवाद। और अभी हमने आपको राजधानी जयपुर में बदमाशों की तस्वीरें दिखाई, अब धौलपुर की दिखाते हैं। बेखौफ बदमाश, धौलपुर में सराफा व्यापारी से लूट, 9 बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। व्यापारी को कट्टे के बट से घायल किया, 2.5 लाख रुपए लूटे, 100 ग्राम सोना लूटा। आरोपियों की तलाश में पुलिस जुट गई है। धौलपुर शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र के जेल रोड पर सोमवार देर रात को एक सराफा व्यापारी के साथ 3 बाइक पर सवार होकर आए 9 बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। बदमाश कट्टे के बट से सराफा व्यापारी को घायल कर उसके हाथ से 2.5 लाख रुपए और 100 ग्राम सोने के गहनों से भरा बैग छीनकर फरार हो गए। और 100 ग्राम के करीब सोना था और कॉपी खाते थे दुकान के सारे टोटल। कैसे वारदात हुई हैं? कैसे मारा? कट्टे से, ईंटों से। 3 मोटरसाइकिल थी, 9 जने थे उस पर। और हरिवीर हमारे साथ धौलपुर से जुड़ गए। हरिवीर, न्यूज़ 18 राजस्थान लगातार सवाल पूछ रहा है अलग अलग शहरों में बढ़ती क्राइम की वारदातों को लेकर। यही तस्वीर धौलपुर से है। सवाल वही है कि क्या बिल्कुल कानून का खौफ खत्म हो चुका है बदमाशों में? इस तरह की वारदातें खुलेआम अंजाम देकर भाग जाते हैं। मेरी आवाज मिल रही है हरिवीर? जी मिल रही है। हरिवीर, इस वारदात को लेकर क्या अपडेट, क्या पुलिस बदमाशों तक पहुंच पाई? जी आज़म, मैं आपको बिल्कुल बता दूं कि ये पूरा मामला है वो कोतवाली थाना क्षेत्र के जेल रोड का ये मामला है, जहां पर देर रात को जब व्यापारी, जो सराफा व्यापारी है, वो अपने घर जा रहा था, उसी दौरान 3 बाइक पर सवार होकर के 9 लोग आते हैं। 9 बदमाश सवार होकर आते हैं। उन्होंने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया और उस पर जो थैला था उसमें
करीब 2.5 लाख रुपए और सोने के आभूषण भी रखे थे। उस थैले को लेकर के वो फरार हो जाते हैं। उसके बाद में पुलिस को जो वहां से राहगीर गुजर रहे थे उन्होंने सूचना दी और पुलिस मौके पर पहुंचती है। पुलिस के द्वारा नाकाबंदी भी कराई जाती है, लेकिन जो बदमाश थे वो भाग जाते हैं। अब पुलिस ने कई टीमें तैयार करके अलग अलग जगहों पर भेज दी है। जो आरोपी हैं वो फरार हैं, उनकी तलाश कर रही है और जो पीड़ित है, जो व्यापारी है, उसका जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। जी हरिवीर, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और ग्रेटर के लिए घमासान, नगर निगम ग्रेटर मेयर उपचुनाव 10 नवंबर को होना है मतदान। बीजेपी और कांग्रेस ने बाड़ेबंदी कर ली है। चौमू में बीजेपी पार्षदों की बाड़ेबंदी जारी है। मानसरोवर होटल में कांग्रेस की बाड़ेबंदी शुरू हो चुकी है। तो दोनों ही पार्टियां अपने अपने पार्षदों को बाड़ेबंदी में लेकर बैठ गई हैं और अब खींचम तान शुरू हुई है एक दूसरे के पार्षदों को खींचने की, क्योंकि नंबर गेम के अंदर दोनों को ही मौजूदा नंबरों से ज्यादा की जरूरत है। अब ऐसे में कौन सा पार्षद किसके पाले से किसके पाले में जाता है और कैसे जाता है, यह देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि बीजेपी का दावा है कि वो अभी 80 के करीब पार्षद लेके बैठी है, लेकिन उनके पार्षदों की संख्या पहुंचेगी 100 तक। दूसरी तरफ कांग्रेस का भी यही कहना है कि उनके पास 50 पार्षद हैं, लेकिन उनके पार्षदों की संख्या ज्यादा पहुंचेगी, लेकिन पहुंचेगी कैसे? दोनों ही तरफ से जो है बाड़ेबंदी शुरू हो गई है। महेश धादिच हमारे साथ लाइव जुड़ गए। महेश, मेयर का चुनाव बहुत दिलचस्प होता जा रहा है और दिलचस्प इसलिए भी कि दोनों पार्टियां अपने अपने पार्षदों को पर्दे के पीछे छिपाकर बैठ गई हैं। अब दोनों का यह दावा है कि उनके जो मौजूदा पार्षद हैं उनकी संख्या बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी संख्या? दोनों बाड़ेबंदी में जा चुके हैं, कांटेक्ट कैसे करेंगे एक दूसरे से, फोन लिए जा चुके हैं उनके। तो ये चुनाव वाकई बहुत दिलचस्प होता जा रहा है। महेश, बिल्कुल आसिफ, आपने ठीक कहा कि बाड़े तो अब लगभग पैक से हो गए हैं, क्योंकि भाजपा की जिस तरह से हमने तस्वीर देखी थी, करीब 80 पार्षद कल थे और आज दावे वहां से किए जा रहे हैं कि करीब 90 पार्षद जो है वो बीजेपी के जो चौमू के अंदर बाड़ाबंदी है वहां पर पहुंच चुके हैं। और ऐसे में अब केवल गिने चुने जो पार्षद हैं वही अब बाहर हैं। तो ऐसे में जैसे कि कल शील धाबाई जो है नगर निगम ग्रेटर में अपना जो रूटीन का कामकाज है वो निपटाते हुए दिखी थी। तो इस तरह से बीजेपी जो है वो नंबर गेम में अभी तो काफ़ी वहाँ पर दिख रही है, लेकिन क्या जो पार्षद वहाँ पर दिखाई दे रहे हैं वो वोट में तब्दील होंगे भाजपा को या नहीं, ये जरूर भाजपा के लिए चिंता वाली बात है। क्योंकि मान मनोबल जो है वो काफ़ी की गई थी, जिस तरह का असंतोष जो रहा होगा कि जो प्रत्याशी का चयन किया गया और उसके बाद में कई तरह की जो बातें आई, उसके बाद में पार्टी ने काफ़ी डैमेज कंट्रोल करने की जो कोशिश थी वो आखिरी मोमेंट तक जो है वो करने की कोशिश में जुटी हुई भी नजर आ रही है। तो दूसरी तरफ कांग्रेस की अगर बात कर ले तो कांग्रेस के पार्षद जो हैं वो भी 50 के करीब जो होटल मजेस्टिक यहाँ जयपुर में है उसमें शामिल हैं और वहाँ से जो है उनको भी लगातार ये कहा जा रहा है कि आप एकजुट रहें, कोई जो है वहाँ से जाएगा नहीं। लेकिन बाड़ाबंदी जो कांग्रेस की है वो इस तरह की है कि वहाँ पर काफ़ी राहत है पार्षदों के लिए कि वो वहाँ से बाहर जा भी सकते हैं और फिर वापस भीतर आ भी सकते हैं। मतलब ऐसा बाड़ा नहीं है जहाँ पर कि बहुत ज़्यादा सख्ती हो, पहरेदारी हो। लेकिन बीजेपी की जो बाड़ाबंदी हमने देखी वहाँ पर काफ़ी बड़ी पहरेदारी देखी गई, काफ़ी सख्ती जो है वो वहाँ पर देखने को मिल रही थी। दोनों ही दलों की जो तरफ से भी पार्षदों को खूब रिजाया मनाया जा रहा है। 8 से 10 हज़ार रुपये के जो रूम्स हैं वो वहाँ पर बुक हैं और उनके सुविधाओं के लिए पूरे जो इंतज़ाम है, साजो सामान है, वो सारे वहाँ पर लाए गए, मंगवाए गए हैं। जब तक कि चुनाव नहीं हो जाता तब तक वे इन बाड़ों में पैक हैं और कोशिश लगातार आखिरी मोमेंट तक कांग्रेस के लिए है। क्योंकि देखिए नंबर गेम में बीजेपी तो आगे है ही, बहुमत तो उनके पास में है ऑलरेडी। कांग्रेस को जो जिस तरह के दावे कांग्रेस की इस चुनाव में उतरने से पहले किए जा रहे थे, अगर कांग्रेस को तो महेश फिर वजह क्या है? नंबर जो है जीत के नंबर बीजेपी के पास हैं और कांग्रेस के पास नंबर कम है। बावजूद इसके कांग्रेस ने बाड़ेबंदी को बिल्कुल टाइट नहीं रखा है। जैसा कि आपने बताया, आसानी से पार्षद घूम फिर रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं और जिसके पास ज्यादा नंबर है वो जो है पार्षदों के फोन लेकर बाहर नहीं निकलने दे रहे। तो वजह क्या है? क्या कांग्रेस की कोई और रणनीति है या कांग्रेस नतीजों से वाकिफ है या फिर कांग्रेस जानती है कि कौन से पार्षदों को कब जो है वो
एंट्री करवानी है, ये गणित क्या है? देखिए, गणित तो सीधे तौर पर यह कहा जा सकता है कि 146 पार्षद कुल इसमें मतदाता होंगे, जिसमें से 74 के जीत का आंकड़ा चाहिए। बीजेपी के पास में ऑलरेडी बहुमत है, क्योंकि 88 उनके पार्षद हुआ करते थे। 3 निलंबन के बाद में 85 का जो आंकड़ा उन्हें है वो यहाँ पर मिला हुआ है, और साथ ही में निर्दलीयों का सहयोग जो है वो भी पार्टी के पास में है। तो ऐसे में बीजेपी इस लिहाज से मजबूत है और वो उस मजबूती को खोना नहीं चाह रही, क्योंकि विष्णु लाटा के प्रकरण में पिछली बार बीजेपी के साथ में चोट हुई थी, और जिस तरह से जो पिछला एक्सपीरियंस रहा भाजपा के लिए, वो एक्सपीरियंस बीजेपी नहीं दोहराना चाहती है। इसी कारण से जो पूरी कोशिशें हैं इस कुर्सी को बचाने के लिए, पिछले 2 साल का भले ही अस्थिर महापौर का ये पद रहा हो, लेकिन बीजेपी चाहती कि अब जो एक स्थायी महापौर है वो यहाँ पर उन्हें मिल जाएगा, और ऐसे में वे 3 साल के आगे का जो कार्यकाल है वो उसे पूरा करने में सक्षम होंगे। तो वहीं कांग्रेस ही देख रही है कि मौजूदा समय में कांग्रेस की सरकार है, कड़ी से कड़ी जोड़ने की कोशिश रहेगी। किस तरह से जो वार्डों में असंतोष रहा है पार्षदों में, क्या वो एक बागी के तौर पर कन्वर्ट हो पाए और वे जो है वहां पर बगावत करके और इनके खेमे में आ जाए। इस तरह की जो कोशिशें हैं आखिरी समय में वो की जा रही है। कल रामलाल शर्मा बड़े आरोप लगा रहे थे, कह रहे थे कि जो कई पार्षद हैं भाजपा के, उन्हें कांग्रेस ने खरीद फरोख्त करने की कोशिश भी की है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से भी इस पर रिएक्शन आना बाकी है, लेकिन सीधे तौर पर यह आरोप है कि अब इस चुनाव में खरीद फरोख्त यानी जो हॉर्स ट्रेडिंग जिसे कहा जाता है, उसकी भी बात यहां पर सामने आ चुकी है। कितनी सच्चाई है और कितनी असलियत इसकी है वो तो खैर समय आने पर पता लगेगा, लेकिन ये बात सही है कि जो कांग्रेस की तरफ से है अब कोशिशें तेज कर दी गई है। चुनाव का काफी कम वक्त शेष रह गया है, और ऐसे में कल का दिन है और परसों मतदान होना है, 2 बजे तक मतदान हो जाएगा, और उसके बाद में परिणाम की घोषणा भी हो कहा जाएगी। जा सकता है कि सारा दारोमदार अब उन पार्षदों पर है बीजेपी या कांग्रेस के जो इस समय बाहर घूम रहे हैं, जो बाड़ेबंदी में शामिल नहीं है। यानी दोनों ही पार्टियां उन पार्षदों के ऊपर डोरे डाल रही होंगी जो इस वक्त किसी बाड़ेबंदी में नहीं है, क्योंकि वो इस वक्त स्वतंत्र हैं और दोनों ही पार्टी के लोगों से बातचीत के लिए आजाद है। तो कहा जा सकता है कि डोरे उन पार्षदों पर डाले जा रहे हैं। जाहिर सी बात है कि क्रॉस वोटिंग की जिस तरह से आप बात कर रहे हैं कि दोनों तरफ से एक आशंका है कि क्रॉस वोटिंग, अगर कांग्रेस ये मान करके चल रही है कि वे पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है, तो ऐसा भी नहीं है। कई कांग्रेसी वोटर भी हो सकते हैं जो क्रॉस वोट कर जाए, इस तरह की आशंका भी जो है चर्चाओं में है। और साथ ही साथ में बीजेपी की तरफ से कुछ असंतोष जिस तरह का, क्योंकि बीजेपी के पास में देखिए मेयर प्रत्याशी के लिए दावेदार कई थे, और उन दावेदारों में जब एक निराशा की भावना आई कि जो मेयर का प्रत्याशी चुना गया उसके बाद में कहीं ना कहीं एक ह्यूमन फीलिंग के तौर पर आप भले ही उसे ले लिए, तो एक वो चीज है कि क्या संगठन के प्रति निष्ठावान वे बने रहेंगे या फिर कहीं किसी तरह की डैमेज पहुंचाने की पार्टी को वे कोशिश करेंगे। आप नजर बनाए रखिएगा, ये ऊंट किस करवट बैठता है देखना वाकई दिलचस्प होगा, क्योंकि अब चुनाव जो है नतीजों के अंदर बहुत कम समय बचा है। ऐसे में क्या नतीजा रहता है ये वाकई देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। यहां एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।